नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे और जिंदा दिल होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बताया था कि जो आपका बीपीएससी एग्जाम जो नज़दीकी है उसका डेट भी जारी हो चुका है, तारीखें निर्धारित हो चुका है। तो ऐसे में लास्ट टाइम जो होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अभ्यास ही करना चाहिए, चाहे वो आपका इतिहास का विषय रहा हो या विज्ञान का रहा हो या आपका इकोनॉमी का सेक्शन रहा हो या ज्योग्राफी का रहा हो। प्रत्येक विषय पे यदि आपको पकड़ बनाना है तो उसमें आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है आपका अभ्यास करने का। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आज हम लोग ये देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है और किस तरह से आपको उसको टैकल करना चाहिए। हम लोग कोशिश करें कि एक क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन के बराबर हो जाए। देखिए, क्वेश्चन से जो आपका तो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छी तरीकों से। देखिए, अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस का तो क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात ये जो युग्म दिया गया है इसका सही मिलाप जो है वो नहीं है। आपको इसका उत्तर देना है। एक बार आप कमेंट्स करके इसका उत्तर प्रेषित करें और देखना यह है कि इसका क्या सटीक उत्तर आता है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर, पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका क्वेश्चंस का लेवल है। अब आपको इसमें आपका उत्तर देना। चलिए देखते हैं क्या आपका उत्तर आता है। हाँ, तो चलिए उत्तर ये है आपके पास। इसका जो करेक्ट उत्तर है बिल्कुल ये सही बताया जा रहा है कि ए बी, और जो करेक्ट उत्तर बना कि जो गलत है इस कंडीशन में कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ है ना वो टीपू सुल्तान और मराठा के मध्य नहीं हुआ था, बल्कि हेमू के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? हेमू के मध्य हुआ था, जिसे आप विक्रमादित्य की उपाधि भी से मिला था। ये मान के चलिए कि हरियाणा का जो जगह है रेवाड़ी, वहां का रहने वाला एक साहूकार था, नमक बेचने का कार्य करता था। और जो आप सोच सकते हैं कि जब ये नमक बेचने का कार्य करता था तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही मतलब लोगों को अपने और आकर्षित करने का इससे काम ज्यादा करता था। तो यहाँ थोड़ा सा समझना यह है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ है उसमें आपको टीपू सुल्तान और मराठा के बारे में काम नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर कौन है? हेमू का काम है। अब यहाँ थोड़ा आपको ये समझना चाहिए कि ये जो आपके पास हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो है महाराणा प्रताप और अकबर, पानीपत का प्रथम बाबर और इब्राहिम लोदी, जैसा कि आप जानते हैं। मतलब अगर मैं बाबर की बात करूं, बाबर है ना, तो बाबर के द्वारा भारत में जो युद्ध लड़े गए हैं आसानी तरीका में अगर देखा जाए तो 1526, 27, 28, 30 और 30, ये क्रम आपको याद रखना है। 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530, है ना। अब इसका आपको पता होगा, है ना, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि बाबर आया, है ना, और बाबर आने के बाद पानी पिया, मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और उसके अलावे आप क्या कह सकते हैं? खाना खाया, चुंदरी ओढ़ा और भाग गया और लास्ट में क्या हुआ? मर गया। ये इसके लिए कोड है। तो मेरे ख्याल से आप आसान भाषा आप याद कर सकते हैं। 26, 27, 28, 29 और 30। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। इसका एक एग्जाम पॉइंट जो आपके पास है वो आपका जो सबसे अच्छे वाला पॉइंट ये है कि आखिर बाबर का मकबरा कहाँ बनाया गया, बाबर का मकबरा कहाँ, है ना, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी चीजों को हटा देना चाहिए क्योंकि जो चीजें आपको समझने वाला वो पॉइंट में मैंने कहा मकबरा कहाँ है, तो इसमें बड़ा ना पजल लोग हो जाते हैं। ध्यान रखिए कि बाबर का जो मकबरा था वो आपको कहाँ बनाया गया, तो निश्चित रूप से आप ये कहेंगे कि प्रारंभ में तो ये कहाँ रहा? आगरा, लेकिन बाद में इसका मकबरा जो है वो कहाँ ले गया? काबुल, है ना, काबुल। और बाबर जो है, बाबर नामा जो अपना मूल भाषा जो तुर्की भाषा में जो लिखा, बाद में उसका अनुवाद कराया गया। तो बाबर का जो जीवनी है वो मुख्य रूप से क्या है? तुर्की भाषा में है ना, बाबर नामा जिसे हम लोग कहते हैं। तो ध्यान रखें, तुजुक ए बाबरी इसको मूल नाम था, तुजुक ए बाबरी। आपका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी। और किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी इसमें था
तुर्की में था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो बाउंड्री लाइन बनाया गया, खास करके जब देश को आज़ादी मिली और आज़ादी के पश्चात कौन सा बाउंड्री लाइन खींचा और किसके सहयोग से खींचा गया, एक बार इसका आप उत्तर दीजिए। चलिए फटाफट आप एक बार उत्तर को देख लेते हैं कि इसका क्या उत्तर आ रहा है। चलिए आप जाने होंगे कि 15 अगस्त 1947 को देश जब आजाद हुआ, तो ये तारीख आपको याद रखना है, 17 अगस्त 1947। और 17 अगस्त 1947 को जो लाइन खींचा गया, खास करके आपको बड़ा बेहतरीन वाला जो पॉइंट बताया गया, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान के मध्य खींचा गया, जिसे आप रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो सिरिल रेड क्लिफ ये आपको करेक्ट उत्तर है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ तक किस तारीख को ये खींचा गया था? 17 अगस्त 1947 को ये आपको मतलब बाउंड्री लाइन बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्ती प्रणाली शुरुआत किया? इसमें शुरुआत किया की बात किया गया है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया? आप जानते होंगे कि हमारे देश में भू राजस्व व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था। फिर यहाँ तक अब एक बार आप इसको ऐसे समझ, मेरा मानना ये है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर है लॉर्ड हास्टिंग, मतलब वारेन हास्टिंग। अगर बात किया जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी, ये आपको मतलब दिया गया है। इसका जो करेक्ट उत्तर है वो क्या बनेगा, क्योंकि ये पूछा कि किसने शुरू किया, तो भू राजस्व व्यवस्था की बात करें तो भू राजस्व व्यवस्था में आप जानते होंगे कि एक तो आपके पास था अस्थाई बंदोबस्त, है ना, अस्थाई बंदोबस्त। निश्चित रूप से अस्थाई बंदोबस्ती की जब हम बात करते हैं, तो अस्थाई बंदोबस्ती जो है वो किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लेकिन एक जब बात करते हैं रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, जब रैयतवाड़ी की बात आता है, तो इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो इसमें कर्नल रीड और एक आपका थॉमस मुनरो का नाम आता है। लेकिन शुरुआत शोध के रूप में कर्नल रीड साहब ने ही किया था सन 1792 12 महल, मद्रास के 12 महल जिले। लेकिन जो हॉल्ट खास करके जो आपका मुनरो जो थे, इन्होंने क्या किया कि भाई इसको थोड़ा सा व्यापक किया। रैयतवाड़ी में किसानों को मालिक बना दिया गया था, आप सभी को मालूम है, लगभग दक्षिण भारत में फैला हुआ था। लेकिन अब यहाँ सवाल है हॉल्ट मैकेंजी का संबंध महालवाड़ी, और ये जो आपका महालवाड़ी व्यवस्था है, महालवाड़ी व्यवस्था निश्चित रूप से आप ये कहेंगे, खास करके ये जो व्यवस्था है 1822 में मतलब ज्यादा विस्तारित हुआ, और इस तरह से हॉल्ट मैकेंजी जो है तो मतलब लंबे समय तक हॉल्ट मैकेंजी ने इस चीज को मतलब आगे बढ़ाया था। क्या नाम है इसका? हॉल्ट मैकेंजी। फिर यहां तक 1822। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या बन गया आपके पास? करेक्ट उत्तर है आपका क्या? हॉल्ट मैकेंजी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला है आपके पास 1940 में विनोबा भावे का व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ? अब ये बड़ा अलग ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए एक तो है महात्मा, ये जो आपके पास महात्मा गांधी हैं, इनका मानना था कि जब पाकिस्तान की मांग हो रही थी, किसकी मांग हो रही थी? पाकिस्तान की मांग हो रही थी, तो उस समय महात्मा गांधी सभी व्यक्तियों से आग्रह किए, विचार लाए कि सबको व्यक्तिगत रूप से आंदोलन करना चाहिए। तो ऐसे में जो विचार है खास करके आपका किसका? व्यक्तिगत आंदोलन का। व्यक्तिगत आंदोलन, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत आंदोलन का जब आपसे पूछा जाए विचार किसका है, विचार की जब हम बात करें तो विचार तो है किसका? महात्मा गांधी का। क्लियर है यहां तक? लेकिन जो सबसे पहला अगुवाई किए इस मतलब खास करके आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह का, तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो इसके व्यक्ति थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, है ना, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, ध्यान रखिएगा। तो विनोबा भावे जी ने खास करके पवनार आश्रम, महाराष्ट्र का कौन सा? पवनार आश्रम, ठीक है, महाराष्ट्र का पवनार आश्रम से हुआ। तो करेक्ट उत्तर तो इसका क्या बन गया आपका? है ना, पवनार, महाराष्ट्र वाले। लेकिन
बाद में ये आगे जाकर बंद हो गया, ये आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, और दोबारा पुनः 1941 में इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को, खास करके इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को पुनः शुरू किया किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल, याद रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दोबारा जब व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कही जाए आपसे, तो दोबारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री ग्रेस करने वाले व्यक्ति कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1941। और जब ये इस आंदोलन को शुरू करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह को, तो इनका जो नाम है उस आंदोलन का नाम जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इन्होंने दिल्ली चलो, कौन सा नारा लगाया, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से इस आंदोलन को इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया। दिल्ली चलो आंदोलन जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का ही मतलब दूसरा नाम था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या किया, फिर आगे जाकर बढ़ाया। चले तो आशा करते कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट आपके पास ये है, एक बार क्वेश्चन देखिए, समझिए। 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधार, इसी को हम लोग चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जैसे तेज बहादुर सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, भारत सेवक समाज का, स्वराज पार्टी का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, एक बार आप लोग कमेंट्स कीजिए और अपने उत्तर को प्रेषित करें, ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए। 1918 में अगर देखा जाए, जो चेम्सफोर्ड सुधार की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं जो टूट गए थे, और उसमें एक व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना, सुरेंद्र नाथ। तो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी या सुरेंद्र नाथ, जिसे हम लोग मुख्य रूप से कह सकते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे खास करके आंदोलन के समय, तो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं, इनके द्वारा कांग्रेस से हटकर एक नई पार्टी का गठन किया गया, और उस पार्टी का नाम रखा गया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, जिसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अब आप सवाल यह है कि सर इसका क्या अर्थ था, तो ये कांग्रेस के जो विचार थे उस विचार से ये लोग नाखुश थे, और चूंकि सुधार जो चाहते तो सुधार आ नहीं रहा था, तो इनका मानना था कि भाई हम लोग अलग जाएंगे और अलग से एक पार्टी का गठन करेंगे, और ये पार्टी का क्या किए, गठन किए, और इस पार्टी का गठन इसी साल सन 1918 में किया गया था। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें से एक बहुत ही बड़ा रोल है, यही नहीं बल्कि धीरे धीरे और भी ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के सदस्य थे जो कांग्रेस के विचारधारा से नाखुश हो रहे थे, और ऐसे में एक नई पार्टी का जन्म हुआ, तो हम लोग बोलते हैं स्वराज पार्टी। क्या है, कौन सी पार्टी, स्वराज पार्टी। आप लोग अगर आधुनिक भारत में अच्छी पकड़ है तो ये बात को आप समझते होंगे कि स्वराज पार्टी का जो जन्म है उसका मेन कारण ये था कि कांग्रेस का जो रवैया है, कांग्रेस की जो नीतियां हैं देश को आज़ादी दिलाने में, मतलब जब देश में कानून बन जाता है तब हम उसका विरोध करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जहां कानून बनाया जाता उसको वहीं रोक दिया जाए। ऐसे विचारधारा कुछ रखने वाले हमारे देश के नेता थे। उन नेताओं में जो स्वराज पार्टी में नजर आते हैं, एक है आपके पास मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, है ना, जब हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू, और इन्हीं के साथ साथ एक और हैं जिनको बोलते हैं CR दास। CR, और ये संस्था जो बनाई गई वो 1920 की गई, स्थापना की गई, किस पार्टी का, स्वराज पार्टी का। इन दोनों नेताओं को इनका ये जो विचारधारा है कि जहां कानून बनता है, मतलब जो प्रांतीय विधान सभाएं हैं, जो प्रांतीय विधान मतलब सभा जहां पर असेंबली है, जहां कानून देश के लिए बनाया जाता है, क्यों ना हम भारतीयों को वहां मौका दिया जाए। जैसे कि आज के समय में पक्ष विपक्ष दो होते हैं, जैसा कि जब मान लीजिए कि कोई विधेयक पास हो रहा है तो एक पार्टी को उसका विरोध भी करना जरूरी है ताकि अच्छा देश में कानून बनाया जा सके। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास पहले के विचारधारा को बदलना चाहते हैं, और इनका मानना है कि भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषदों में जगह मिलनी चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, देश में ऐसे कानून आएंगे जिससे देश का विकास हो। इसलिए इनको परिवर्तनवादी नेता कहते हैं, परिवर्तनवादी
याद रहेगा आपको। तो परिवर्तनवादी नेता इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये चाहते थे कि जहां कानून बनाया जाए उसको वहीं रोका जाए, मतलब सुधार चाहते थे। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। स्वराज पार्टी आपका ये था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसका भी उत्तर थोड़ा सा समझ के दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन निम्न में किसके लिए भारत भेजा, किस कारण से कैबिनेट मिशन आया था, ये आपको समझना है, ये आपको जानकारी लेना है, ठीक है। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन किस कारण आया है, इसका आप उत्तर एक बार प्रेषित करें, देखिए समझिए क्या इसका उत्तर आएगा। ओके, देखिए एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, इंडिया में एक गवर्नमेंट की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए और संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, और पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को पूरा करने, निश्चित रूप से एक कैंसिल इसको कीजिए और एक कैंसिल। करेक्ट उत्तर क्या बन गया आपके पास? 2। आप सभी को मालूम है कि भारतीय संविधान का नींव जो है वो है आपका कैबिनेट मिशन, है ना। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। थोड़ा इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए है क्या भाई, ये जैसे मैंने बोला कैबिनेट मिशन, ये जो आपका कैबिनेट मिशन है ये आप हमारे देश में 1946 है ना, 1946। और ये कैबिनेट मिशन जब आया तो ये जो कैबिनेट मिशन है इससे मुख्य रूप से कितने लोग थे? तो इससे मुख्य रूप से 3 लोग थे। एक का नाम तो था पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस। उसके बाद है आपके पास स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और एक है आपके पास एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति हैं। अब ये तीनों व्यक्ति का क्या खास बात था कि पेंथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो कैबिनेट मिशन का जो मेन रोल है वो है भारत में संविधान का सभा का निर्माण करना। भाई संविधान कैसे बनाया जाए, संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो कैसे चुने जाए, इस तरह का ये प्रारूप लेकर इंडिया में आया। और ये कह सकते हैं भारतीय संविधान सभा का नींव डालने का काम कैबिनेट मिशन ने किया। तो ये 3 लोग थे, इसमें पेंथिक लॉरेंस को इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो करेक्ट उत्तर बनेगा वो बनेगा केवल और केवल क्या? 2, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ए मतलब 1 और 3 जो है वो किसी चीज को पूरा नहीं करता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ये आपको पकड़ना है। हमारे देश में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बहुत सारे कार्य किए थे। उन्हीं लॉर्ड विलियम बेंटिक जो समाज सुधारक में एक बहुत अच्छा रोल प्ले किए, क्योंकि मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने बुराई का काम किया, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके इस कार्य में भी एक स्वार्थ की भावना छिपी होती थी। तो थोड़ा आपको समझ के इसका उत्तर देना है। देखते हैं इसका क्या उत्तर आता है कि कौन कौन सा काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट उत्तर आपके पास है 1, 2 और 4। 1, 2 और क्या? 4। धर्म परिवर्तन के कारण आयोग के प्रावधान को हटाना ये इनका कार्य नहीं था, लेकिन सती प्रथा 1929 आप जानते होंगे, दास प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया और ठगों को संगठित गिरोह का इन्होंने क्या किया? दमन किया, अर्थात ठगी प्रथा का समापन। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, एक तो सती प्रथा वाला काम किया, आपके पास कौन सा? दास प्रथा वाला काम इन्होंने किया, दास प्रथा को हटाया गया। और अगर देखा जाए तो ठगी प्रथा को भी हटाया, यहाँ दास प्रथा होगी आपके पास, और एक है आपके पास कौन सा? ठगी प्रथा। ये हमारे देश में बहुत विद्यमान था। जब हम बात करते हैं खास करके आपका सती में प्रथा का, तो निश्चित रूप से 1829 तो हमारे देश में अमेंडमेंट करके राजा राम मोहन राय के द्वारा, मतलब उनके कहने पर यह कानून लाया गया। पहली बार बंगाल में और बाद में फिर आपका अन्य क्षेत्रों में क्या किया गया? लागू किया गया। दास प्रथा भी उनमें से एक था। बाप जहां काम करता वहां बेटा काम करेगा, तो ये बंधुआ मजदूरी जैसे काम होता था। और इसका जो मतलब सफाया किया गया सन 1830 में किया गया। लेकिन इसके अलावे अगर बात करें खास करके, सॉरी, इसका ठगी प्रथा का ये आपका 30 हो जाएगा। और अगर लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह है आपके पास मुख्य रूप से कि भाई हमारे देश में दास प्रथा का उन्मूलन करने में सबसे बड़ा जो रोल रहा वो किनका है?
तो दास प्रथा में आपका आ जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी इसी साल का कंडीशन। तो आशा करते ये पॉइंट समझ में आ गया, दोनों का ईयर सेम ही रहेगा, सती प्रथा अलग रहेगा। चलिए तो 1, 2 और 4 नेक्स्ट करते हैं कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। सिंध वाले क्षेत्र को किस लोगों ने जीता था, इसका उत्तर देना है। वेलिंगटन, स्लीमैन, नेपियर, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए एक बार इसका उत्तर देखिए। चलिए मेजर जनरल नेपियर, मेजर जनरल नेपियर ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अफगानी लोगों से बड़ा परेशान थे, तो उन क्षेत्रों पर इन लोगों ने अधिकार किया, और इसका करेक्ट उत्तर जो है आपका कौन सा है, नेपियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। जनगणना जिसको डेमोग्राफी कहते हैं, है ना, जनगणना के अध्ययन को, और बहुत जरूरी हो जाता है कि जनगणना कराने के पीछे एक धारणा होती है कि कहाँ पर कितने लोग हैं, किस तरह के समाज में लोग रहते हैं, उसके लिए क्या क्या तो कार्य करना चाहिए। तो इसका करेक्ट उत्तर देखिए, कब पहली बार हुआ और किस तरह से हुआ और किसके शासनकाल में हुआ, ये आपको बताना है। तो निश्चित रूप से 1872 की अगर बात करें, 1872 और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो, ध्यान रखिए ये लॉर्ड मेयो वही है जिसकी हत्या चाकू मारकर कर दी गई थी, कि याद रखना है, ये कैदी से जब मिलने गया काला पानी तो वहीं पर इसकी हत्या कर दी गई। तो लॉर्ड मेयो 1872 हमारे देश में पहली बार जनगणना कराई गई। अगला पॉइंट है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। ये बहुत ही करेक्ट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना है कि ये ऐसा क्या हुआ था, इनको फांसी की सजा दी गई थी। चलिए तो निश्चित रूप से इसका करेक्ट सबका उत्तर हो जाएगा 23 मार्च। लेकिन खास बात यह है कि आज के समय शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस, याद रहेगा शहीद दिवस। इसके ऊपर कौन सा मुकदमा चलाया गया था, तो लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया, ठीक है, और ये लाहौर षड्यंत्र केस के जरिए ही इनको फांसी की सजा दी गई, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किया व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो जाहिर सी बात ही बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, विनोबा भावे तो थे ही, जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरा व्यक्ति जो है वो कौन है, ब्रह्मदत्त हैं, ये याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है कि आखिर में हमारे देश में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया तो कौन से ऐसे लोग थे जो छिप छिप कर रेडियो से प्रसारण करते थे अपने भारतीय क्रांतिकारियों, और जो नेता उदारवादी थे और उग्रवादी नेता थे उनको समर्थन करते थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको थोड़ा सा समझना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की कौन कौन नेता हैं। चलिए एक बार इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए अब जिनका जिनके पास ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन देखे होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान कैंसिल कर दीजिए आप, क्योंकि इनका तो संबंध आप जानते हैं कवित्री हैं। सुचेता कृपलानी, इसका कोई जिक्र नहीं है, चूंकि हाँ उत्तर प्रदेश में पहली राज्यपाल के रूप में पद लिए वो अलग है। अब आ जाता है नंबर किसका, उषा मेहता का। तो आपको ध्यान रखना है कि उषा मेहता जो है वो आकाशवाणी रेडियो जो प्रसारण आज भी होता है उसी के जरिए ये भारतीयों को क्या करते थे, संबोधित करते थे और भारत में आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाए। लेकिन सवाल ये है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन था क्या, समझ लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, अब भारत छोड़ो आंदोलन की जब हम बात करें, ये जान जाइए 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को ये टारगेट किया गया कि पूरे भारतवर्ष में उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता एकजुट होकर भारत में फिरंगियों को यहाँ से भगाएंगे
और देश को आज़ादी दिला, ये टारगेट बनाया गया। लेकिन इसी दिन क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को जब इस बात का पता चलता है तो ऑपरेशन जीरो आवर, ये मतलब एक मिशन बनाया जाता है। ऑपरेशन जीरो आवर के माध्यम से पता चलता कि बहुत सारे भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो जहां है उसे वहीं बंद कर दिया जाता है, और यह आंदोलन शुरू होने पहले ही लगभग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कई बार हाँ, महात्मा गांधी का बहुत ही प्रचलन या प्रचलित जो इसमें खास करके इन्होंने जो नारा दिया वो भारत छोड़ो आंदोलन का। यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी प्लस में आपके पास कस्तूरबा गांधी और एक है आपके पास सरोजनी नायडू, ठीक है। तो ये जो आपके सरोजनी नायडू जो हैं, इन तीनों को कौन सा जेल में बंद किया गया था? तो आगा जेल नहीं बल्कि ये महल है जहां ये लोग मीटिंग कर रहे थे, तो आगा खा पैलेस है ना। तो ये जो आपका आगा खा पैलेस था, इस पैलेस में इनको नजरबंद कर दिया गया। और इसके अलावे पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल, कौन सा, अल्मोड़ा के जेल में बंद कर दिया गया। और आगे की हम बात करें तो पता चलता है कैसे बहुत सारे नेता जैसे जयप्रकाश नारायण ये सब भी इस आंदोलन में भाग लिए थे। तो कहीं ना कहीं बिहार के बहुत सारे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ये सब भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो खुफिया रेडियो था वो कौन चलाते थे? उषा मेहता। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार उसका उत्तर दीजिए, समझिए क्या इसका आंसर आता है, देखते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर आपका बन जाता सीमांत गांधी। इसका करेक्ट उत्तर है क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान। थोड़ा समझ लेते हैं और इसका उत्तर ये दीजिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट उत्तर है अब्दुल गफ्फार खान, का सीमांत गांधी, और इन्हीं को बादशाह खान भी कहते हैं, याद रहेगा। और इस तरह से इन्होंने एक अपना संस्था बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार इनके संस्था का नाम था। और ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन में रोल प्ले किए थे। खुदाई खिदमतगार, ठीक है। और इनकी एक पत्रिका बहुत फेमस रही, पत्रिका को पाख्तून कहते थे। पाख्तून पत्रिका का नाम क्या था? पाख्तून नाम था, जो सीमांत गांधी ने चलाया था। तो आशा करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में फिर से हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।